नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इसी के बीच दंतेवाड़ा जिले में कांग्रेसी नेता की अचानक हत्या हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या है पूरा मामला, इस ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानेंगे, उसके बाद फिर चर्चा भी करेंगे। तो कांग्रेस नेता जोगा पोडियाम की हत्या, नक्सलियों ने इनकी बेरहमी से हत्या की। वारदात के बाद नक्सली मौके से फरार हो गए। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। 10 साल पहले, आपको बता दें कि 10 साल पहले इनके बेटे की भी हत्या माओवादियों ने की थी। बेटे को जिंदा जलाया। पुलिस ने सर्चिंग अभियान तेज किया है 10 साल पहले, और माओवादियों ने नेता के बेटे को जिंदा जलाया था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अरनपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और पुलिस जो है सर्चिंग अभियान चला रही है। अब आपको बता दें कि ये पूरा मामला है। अब हम आपको बताएं कि इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि यह घटना काफी दुखद है। नक्सलियों की मानसिकता समझ नहीं आ रही है। हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। सुनिए विजय शर्मा, डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा। देखिए, बड़ा दुखद है ये सब कुछ। लोगों को बिल्कुल निरीह लोगों की नृशंस से हत्या बहुत गलत है, बहुत दुखद है। जनता बिल्कुल उनके साथ नहीं है। अब ये सारे हत्याओं के पीछे क्या मानसिकता है, स्पष्ट करना चाहिए। सरकार नक्सलियों से हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत करके स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, बात आगे बढ़। तो ये थे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव बहिष्कार के बाद भी कोटाली में वोट पड़ी, जिसमें जोगा ने लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। हाल ही में 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी इस क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि बौखलाए नक्सलियों ने इसी बात से नाराज होकर पूर्व जनपद सदस्य की हत्या की। फिलहाल घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर कहा है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तब तब कांग्रेस के नेताओं पर हमले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वालों की रक्षा नहीं कर पाती है। सुनिए धनंजय ठाकुर, कांग्रेस को क्या कुछ कहा। सहाय सरकार कांग्रेस नेता जोगा पोडियम, जो पूर्व जनपद सदस्य थे, उनकी रक्षा नहीं कर पाई है। जोगा पोडियम नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के खिलाफ जनता को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, जिससे गुस्साए नक्सलियों ने आज उनकी हत्या कर दी है। 10 साल पहले जोगा पोडियम के बेटे की भी हत्या नक्सलियों ने की थी। आप देखेंगे, जब भी राज्य में भाजपा की सरकार बनती है, तब तक कांग्रेस नेताओं पर हमले होते हैं। झीरम घाटी कांड हुआ था, जोगा पोडियम के बच्चे की हत्या हुई, तब भी भाजपा की सरकार थी, और आज जोगा पोडियम की हत्या हुई, तब भी भाजपा की सरकार है। और कुछ दिन पहले भाजपा नेता सवाल उठा रहे थे कि नक्सली भाजपा नेताओं की हत्या कर रहे हैं। क्या ये नक्सलियों ने भाजपा नेताओं के कहने पर कांग्रेस नेताओं की हत्या की है? एक गंभीर षड्यंत्र नजर आता है। इसकी हम जांच करने की मांग करते हैं, और सहाय सरकार प्रदेश की जनता की रक्षा करने में असफल साबित हो गई है। तो इस हत्या से कई सवाल उठे। सबसे पहला सवाल, जो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जो बयान दिया है, उस पर बातचीत करने के लिए तैयार है। यानी कि क्या सरकार अब नरम रुख अपना रही है? जो कुछ दिन पहले ही 29 नक्सलियों की हत्या किया गया सुरक्षा बलों के द्वारा, उन्हें मार गिराया गया, उन्हें ढेर किया गया, सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। अब इस हत्या के बाद, कांग्रेस नेता की हत्या के बाद, क्या सरकार नरम रुख नक्सलियों के साथ अपनाएगी? क्या ये इस रणनीति पर आ रही है सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार? और दूसरा कि क्या जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेताओं की रक्षा नहीं कर पा रही है सरकार, क्या वास्तव में कांग्रेस नेताओं के सुरक्षा के प्रति बीजेपी की सरकार सजग नहीं है या उतना ध्यान नहीं दे रही है? और तीसरी जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण सवाल, वो ये कि क्या इस हत्या के बाद पुनः दहशत व्याप्त होगी, और जिस तरह से लोग
भारी संख्या में आकर के छत्तीसगढ़ में मतदान कर रहे थे, क्या उस पर भी असर पड़ेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनका जवाब हम देंगे। लेकिन उससे पहले हम जो चर्चा में शामिल होने वाले मेहमान हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा। किरण बघेल जी, प्रवक्ता बीजेपी, संजय देवांगन जी, प्रवक्ता कांग्रेस, कौशल स्वर्णवीर जी, प्रवक्ता माफ कीजिएगा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत किरण बघेल जी आपसे। सरकार आपकी है, एक कांग्रेस नेता की हत्या हुई, दहशत का माहौल क्षेत्र में व्याप्त हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार कांग्रेस के नेताओं के सुरक्षा के प्रति सजग नहीं है, ध्यान नहीं दे रही है। और दूसरा सवाल कि क्या डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी ने जो बयान दिया है कि सरकार नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार है, तो क्या इससे पहले जो सख्त रुख अपनाया था नक्सलियों के खिलाफ, उस पर इस हत्या के बाद से नरमी आएगी उनकी नीतियों में नक्सलियों के प्रति? जी किरण बघेल जी। देखिए देवेंद्र जी, जो दोनों ही रास्ते अभी भी हमारी सरकार ने विकल्प के तौर पर नक्सलियों के लिए रखा है, चाहे वो वार्ता की बात करे, संवाद की बात करे, और जो ऑपरेशन हम इसे हार्ड या कड़ा रुख नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि ऑपरेशन है नक्सलियों के खिलाफ, नक्सलियों के खात्मे के खिलाफ, जो बस्तर के विकास के विरोधी हैं, जो बस्तर का विकास नहीं चाहते, उनके तो ऑपरेशन हमारी सरकार ने चलाया है। जो हमारी सरकार ने संकल्प किया है कि 2 साल में हम नक्सल मुक्त करने वाले बस्तर को, ये तो चलता ही रहेगा। अगर इस बीच चलिए आत्मसमर्पण करते हैं या सरकार के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो उस ऑप्शन के लिए भी हमारी सरकार ने अपना दरवाजा खुला रखा है। रही बात कुशवाहा जी, ये इस बात से हम कतई इनकार नहीं। चलिए किरण बघेल जी, आज घटना की बात करते जी, तो स्थानीय नेताओं से, वहां से स्थानीय लोगों से बातचीत हुई तो पता चल गया कि ये जो जिसकी हत्या हुई उसे भी भाजपा के नेता कहकर मारा गया, कि कहीं न कहीं वो भाजपा का काम कर रहा था या भाजपा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा था, इसलिए इसकी हत्या की गई है। ये अगेन एक भाजपा नेता की बस्तर की नहीं है, जैसे कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जिस कारण हमें सरकार लगातार मुस्तैदी दिखा रही है नक्सलियों के खिलाफ। ये नक्सली को बौखलाहट है कि लगातार बड़े बड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। जी संजय देवांगन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, जैसे कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने ये एक आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं के प्रति, उनके सुरक्षा के प्रति बीजेपी की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार सजग नहीं है, इसलिए हत्या हुई है। जी जी नमस्कार, और सभी हमारे प्रवक्ताओं को और वरिष्ठ पत्रकार को मेरा सादर प्रणाम है। जी लेकिन अभी जो किरण बघेल जी ने जो बातें कही हैं कि वो एक तरह से मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे थे और साथ ही साथ बीजेपी के लिए एक तरह से काम कर रहे थे, ऐसा शायद किरण बघेल जी, शायद आपने यही कहा है कि जो जिनकी हत्या हुई है कांग्रेस नेता, कारण यह है कि उनकी हत्या इसलिए हुई है कि वो मतदाताओं को मतदान जागरूक कर रहे थे। जी, तो ये दोनों बातें सामने आ रही हैं। जी, जो हमारी बहन किरण जी ने जिस बात को कहा है कि देखिए, सर्वप्रथम तो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे जो कि वो आरोप सत्य नजर आ रही इनकी बातों से, क्योंकि पहले भी कांग्रेस के नेताओं के नरसंहार भाजपा के शासनकाल में हुए थे और भाजपा किसी प्रकार से कोई कार्यवाही करने में सक्षम नहीं रही। जिस समय उनके बच्चे का भी जो माओवादियों द्वारा जलाया गया था, तो भी भाजपा की सरकार थी। अभी फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा की सरकार है, और जो जोगा पोड़ियान की जो हत्या की गई है घर से लेकर के, अभी हमारी बहन ने जिस बात को कहा कि वो भाजपा के कार्यकर्ता थे और भाजपा के लिए काम कर रहे थे, उन्हें इस चीज का ध्यान हो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय में भी उन्होंने वहां लोगों को जागरूक करके
मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है वोट डालने के लिए, उनके अधिकारों के जानने के लिए, और अभी भी लोकसभा के समय भी उनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता है, क्योंकि वो एक आम कार्यकर्ता नहीं है कि लोग नहीं जानेंगे या फिर वहां के लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वहां के वो नगर पंचायत उसके सदस्य भी रहे हैं, वो जनपद पंचायत के सदस्य रहे हैं, जनपद पंचायत तो सदस्य उन्हें जनपद पंचायत के सदस्य भी रहे हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर भाजपा का सिंबल लगा के उन्हें पहले तो अपमानित न करें। दूसरी बात, आज भी आप ये कह रहे हैं कि ये सोची समझी रणनीति के तहत उनको भाजपा कार्यकर्ता समझ करके हत्या की गई है। तो आप ये स्वीकार कर रही हैं कि आप जो नक्सली हैं वो आपसे जुड़े हुए, हम ये आरोप लगाएंगे आपके ऊपर कि आपके इशारों पर हुआ है, और आप स्वीकार कर रही हैं कि भाजपा कार्यकर्ता थे। इस तरह के कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर आप कह रहे हैं, जबकि वहां के लोग और कम से कम रहने वाले लोग तो चाहते हैं ना कि राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, सदस्य थे, और वो लोगों को जगाने का काम कर रहे थे। तो ये भाजपा पूरी तरह से विफल है वहां नक्सलियों के खिलाफ लड़ने में, और कांग्रेस की हत्या, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उनकी सुरक्षा में इनसे चूक हुई है। हम इनसे वही मांग करते हैं कि उसमें जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए। ये जैसे अपने विधानसभा के समय में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो घटनाएं हुई थी, इनका आरोप था कि कांग्रेस के लोग मिली भगत करके कार्यकर्ताओं को किलिंग करवा रहे, मरवा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ हुआ, जो उनकी हत्या हुई है, ये भाजपा के इशारे से की गई। चलिए, कांग्रेस कहेगी कि भाजपा के इशारे पर की गई, और बीजेपी कहेगी कि कांग्रेस के इशारे पर की गई। मिली भगत किसकी है, लेकिन जान तो जा रही है, और जिसकी जान गई वो किसी के इशारे पर हो या ना हो, लेकिन जान तो गई है। उसके परिवार को कष्ट तो है, और उसके परिवार के साथ न्यूज़ार परिवार है। हम आना चाहेंगे कौशल स्वर्णवीर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हम आपके पास आना चाहेंगे। एक दूसरे पर आरोप, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी के इशारे पर नक्सलियों ने कांग्रेस नेता की हत्या कर दी, और जब कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के इशारे पर नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी। तो अगर इस तरह की बातें हैं तो घाटा तो दोनों ही पार्टियों को है। अगर ये इशारा कर रहे हैं बीजेपी नेताओं पर, बीजेपी इशारा कर रही है कांग्रेस नेताओं पर, और फायदा किसे है? नक्सलियों को। क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? ये इशारे में क्या हो रहा है? हमारे नेता कम हो रहे हैं, चाहे बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, हैं तो हमारे नेता। हमने उनको चुना है, हम उनको चुनते हैं, वो हमारे लिए कम से कम कहीं खड़े तो रहते हैं। ऐसे में इशारे की सिर्फ राजनीति है या फिर कुछ और? जी कौशल स्वर्णवीर। देवेंद्र जी, देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद से, तो लगातार नक्सली घटनाएं होती रही हैं। और जब भी किसी नेता की हत्या होती है तो निश्चित तौर पर आपने जैसा कहा कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे जो नेता मारे जाते हैं उनको ठीक है, उसके अलावा जो वहां पर आदिवासियों की जो हत्या होती है उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरकार में जो रहते हैं वो तो एक दूसरे पर आरोप लगाकर बच जाते हैं, लेकिन जिसने अपना परिवार का बेटा खोया, जिसने पिता खोया, जिसने पति खोया है, उसका दर्द कौन बांटेगा? क्योंकि आप देखेंगे लगातार अभी पिछले महीने जब कांकेर जिले में 29 माओवादियों की जब को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने सफलता हासिल की थी, तो हमने कुछ विशेषज्ञों से बात किया था कि इतनी बड़ी घटना के बाद क्या नक्सली शांत बैठेंगे? तो उनका स्पष्ट कहना था कि नक्सली बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे, बल्कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे जिससे दहशत फैलाया जा सके। और यही वो इसी तरह की जो घटनाएं हैं, चाहे जिसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या हो, किसी अफसर किडनैप कर रहे हैं, या किसी जो गांव में जाकर कुछ और करें, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो नक्सली लगातार करने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत देखिए हो चुकी है। तो कहीं न कहीं जो नक्सली है वो अपनी उपस्थिति वहां पर लगातार दर्ज कराने की स्थिति में है, और वो बताना चाहते हैं कि यदि पुलिस और जवान मारेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन जैसे आपने सवाल उठाया कि जिस तरह की जो घटनाएं होती है, जिसकी हत्या होती है, तो आरोप प्रत्यारोप
और लगाने से कुछ होता नहीं, बल्कि जिसके घर की व्यक्ति की हत्या होती है उस पर क्या बीतती है। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और बस्तर इलाके में तो ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि नक्सलियों ने मार दिया, लेकिन कई बार होता ये भी है कि नक्सलियों की आड़ में कई जो आपसी प्रतिद्वंदी हैं और आपसी जो दुश्मनी के भुनाने के लिए लोग भी उनकी हत्या कर देते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वहां पर आप देखिए पुलिस की पहुंच अंदर तक बहुत कम है, और यही वजह है कि इस तरह की घटनाओं में यदि कोई बोल देता है कि नक्सलियों ने हत्या कर दी, निश्चित तौर पर नक्सलियों की ओर से एक पत्र भी आता है। यदि वो हत्या किए होंगे तो बिल्कुल वो जारी करेंगे कि हाँ हमने हत्या की है, नहीं किए होंगे तो वो भी पत्र जारी होता है। जैसा कि इस घटना के बाद जो 29 माओवादियों को मारने के बाद नक्सलियों की ओर से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि उनके कौन कौन से जो साथी है वो मारे गए हैं। तो कहीं कहीं जो बस्तर का जो इलाका है पिछले 24 साल से लगातार सुलग रहा है। निश्चित तौर पर विकास की बात होती है, संसाधनों को झोंकने की बात होती है, पैरामिलिट्री बटालियन को वहां पर कैंप बनाए गए हैं, कई फोर्सेस वहां पर उतारे गए हैं, लेकिन लगातार वहां पर नक्सली घटनाएं रुक रुक कर होती रहती हैं। क्योंकि आप देखेंगे 2 दिन पहले अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम 3 साल के भीतर नक्सलवाद समाप्त कर देंगे, लेकिन नक्सलवाद समाप्त करने के पीछे देखिए नक्सली वहां पर है कौन। अभी जब 29 लोगों को मारे गए तो उनके जो परिजन हैं वो उनके शव लेने आए थे, यानी कि जो गांव का जो व्यक्ति जो अपनी दिशा से भटका हुआ है वही नक्सली बन रहा है। तो वो नक्सली आखिर क्यों मर रही, इस मुद्दे को, इस विषय को टटोलने की जरूरत है। क्योंकि आप जब तक उन क्षेत्रों में विकास नहीं पहुंचाएंगे, वहां शिक्षा नहीं पहुंचाएंगे, वहां सड़क नहीं पहुंचाएंगे, वहां बिजली नहीं पहुंचाएंगे, वहां पानी नहीं पहुंचाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि जो पीड़ित और परेशान व्यक्ति है वो नक्सलवाद की ओर अपनी ओर आकर्षित हो जाएगा। इसको दूर करने के लिए जो भी सरकार हो, चाहे राज्य में जिसकी सरकार हो, केंद्र में सरकार हो, क्योंकि दोनों सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि हम उन तक डेवलपमेंट पहुंचाएं, उन तक सड़क पहुंचाएं। क्योंकि जब और आप देखेंगे अभी जिस जोगा की हत्या हुई है वो क्या कर रहा था वहां पर सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहा था। नक्सली यही नहीं चाहते कि वहां के लोग जागरूक हों, वहां के लोग शिक्षित हों, वहां के लोग साक्षर हों, वहां के लोग जानकार हों, क्योंकि जब वो जानने समझने लग जाएंगे तो नक्सली अपने आप समाप्त हो जाएगा। और यही वजह है कि नक्सली जो है दहशत फैलाने के लिए जो भी इस तरह का कृत्य करता है, जो भी इस तरह का काम करता है, जो उनको साक्षर बनाने की कोशिश करता है, जो उनको समझाने की कोशिश करता है, उनको हत्या करते हैं और दूसरे लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरा कोई व्यक्ति ऐसी चीजों के लिए खड़ा ना हो। और यही वजह हम जिसकी बात करते हैं कि नक्सली विकास के क्यों विरोधी है, इसीलिए विरोधी है कि वो वहां के लोगों को जिस स्थिति में है वो उसी तरह जीते रहें और उनके वो सहयोगी बनते रहें और बेमौत मरते रहें। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कही है। किरण बघेल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल आपसे है, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ होगा नहीं। क्या सरकार नक्सलियों को समूल नष्ट करने के विचार में है या बातचीत कर मामला शांत करने वाली है? देखिए देवेंद्र जी, जिस प्रकार हम अभी जो जब पिछले विजिट में अमित शाह जी आए हैं तो उन्होंने खास तौर पे और साफ तौर पे सार्वजनिक रूप में कहा है कि 2 साल के अंदर अंदर हम पूरी तरह नक्सल को खत्म करने में पूरी प्रयास रहेगा बस्तर से। तो ये अपने आप में एक जवाब है नक्सलियों को और छत्तीसगढ़ की जनता को कि नक्सल को खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए हमारी सरकार किस प्रकार प्रतिबद्ध है। दूसरी बात, चाहे जान आम जनता की जाए या किसी भी दल के नेता की हो, सवाल ये उठता है लाल आतंक कब खत्म होगा। लाल मुझे लगता है कब खत्म होगा, यही सवाल है आपसे। सरकार आपकी केंद्र में भी है, सरकार आपकी छत्तीसगढ़ में भी है, लाल आतंक कब खत्म होगा ये मेरा सवाल है, आप जवाब देंगी। जी बिल्कुल, मैं यही इसी पर आ रही हूँ कि हमने जिस प्रकार सीआरपीएफ कैंप लगाया है, सीआरपीएफ कैंप हमारा वो कैंप नहीं बल्कि एक विकास कैंप है। जहाँ जहाँ कैंप लग रहा है हम नियत मिलना नाम का अभियान चला रहे हैं ताकि जहाँ पे पुलिस सीआरपीएफ जवान का कैंप लगे उसके आसपास के एरिया का विकास। ये कैंप लगा करके नक्सलियों का सुधार कर रहे हैं आप लोग या फिर उस दुर्गम क्षेत्र में जो लोग हैं उनको? नहीं, कैंप लगा, हमारे बात का ये जवाब दे दीजिए, हमारे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए कि जो कैंप लगा है, क्या कैंप लगा करके नक्सलियों के सुधार किया जा रहा है, उनको पाठ पढ़ाया जा रहा है कि आ जाओ
हमारे सामान्य धारा में मिल जाओ, हमारे साथ आ जाओ, सरकार में आ जाओ, या फिर वहां पे जो अशिक्षित लोग हैं उनको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है? क्या हो रहा है इस कैंप में? ये कुशवाहा जी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मामूमन जहाँ पे बहुत ज्यादा नक्सली गतिविधियां होती है तो कैंप वहीं लगता है, और नक्सलियों जो होते हैं वो आसपास के गांव वाले को काफी परेशान करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं उनको सीआरपीएफ जवान के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। तो उनके मन में सीआरपीएफ जवान के खिलाफ, यानी कि आपकी बातों से बस यही मैं जानना चाहता था, आपकी बातों से बात स्पष्ट हो गई कि जो वहां पर रहवासी हैं, अशिक्षित लोग हैं, वो अलग हैं, और जो नक्सली हैं वो वास्तव में अलग हैं, और जो विकास के काम वहां पे जो रहवासी हैं, अशिक्षित हैं, जो आदिवासी हैं, उनके लिए सरकार कर रही है और कैंप लगा रही है, उनको समझा रही है, उनको बुझा रही है कि आप नक्सलियों के बहकावे में ना आए, यानी नक्सली हैं। एक बात हमारे समझ में नहीं आती, हमारे पास इतने उम्दा हथियार हैं, इतनी सर्चिंग, इतनी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान में कहाँ आतंकी कैंप है, इसको सर्च करके वहां पर यहीं से स्ट्राइक कर दिया जाता है, आतंकी कैंप खत्म कर दिए जाते हैं। यहाँ वो तकनीकी कहाँ फेल हो जा रही है? क्यों नहीं नक्सलियों के ऊपर ऐसे ही स्ट्राइक कर दिया जाए, खत्म हो जाए, और ढूंढ ढूंढ के स्ट्राइक किया जाए? ऐसा नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता? देखिए कुशवाहा जी, अगर आपको बता दूं कि अगर कोई पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत हो तो हम जड़ को लगाए बिल्कुल नहीं काट सकते, बल्कि धीरे धीरे पहले टहनियों को काटा जाता है। अगर बहुत बड़ा पेड़, मजबूत पेड़ है तो उसे सीधे जड़ से नहीं उखाड़ा जाता, पहले उसकी टहनियां काटी जाती है, पहले उसको आधा काटा जाता है, उसके बाद उसकी जड़ पे प्रहार किया जाता है। तो उसी रास्ते पे हमारी सरकार भी है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है काफी डेंस फॉरेस्ट है, और कहीं ना कहीं मानव अधिकार कानून लागू हो जाता है। कहीं हमारे सरकार में मानव अधिकार जैसी संस्थाएं भी है। तो जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था आप लोगों ने, तो मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून नहीं लगा था वहां पे? मैं फिर कह रही हूँ देवेंद्र जी, लगातार हमारी पार्टी, हमारी सरकार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 26 नक्सली अभी ढेर हुए हैं। हमारे जवानों की शहादत के कारण, हमारे जवानों की साहस के कारण ये संभव हुआ है। लगातार हमारी सरकार ऐसे ऑपरेशन चला रही है जिसे सार्वजनिक भी नहीं किया जा सकता। नहीं, हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है। ठीक है किरण बघेल जी, हम संतुष्ट नहीं है इस जवाब से, संतुष्ट नहीं है, माफ कीजिएगा, हम आपके इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। हम आना चाहेंगे संजय देवांगन जी के पास। संजय देवांगन जी, क्या आप संतुष्ट हैं? लेकिन ईमानदारी से संतुष्ट होइएगा तो संतुष्ट कहिएगा, पार्टी और राजनीति अलग रखिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का सवाल है, अपने देश का सवाल है। नक्सली लगातार, चाहे कांग्रेस के नेता हो, कार्यकर्ता हो, या बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, उनकी हत्या हो रही है। तो हमारे नेताओं की जी इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पार्टी लाइन से आप कह दीजिएगा कि आज मैं हट गया। आप बताइए कि कितने संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं तो संतुष्ट हैं, नहीं है तो कारण बताइए। मैं आपके प्रश्न से भी बहुत खुश हूं, क्योंकि आपने बहुत ही निष्पक्ष रूप से प्रश्न को कहा है, और मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि उन्होंने जो अभी विश्लेषण जो किया है, उन्होंने ये जो 29 लोगों को मारा गया, उनकी उम्र 30 साल से ऊपर कोई नहीं रहे होंगे। ये आखिर उस लाइफ पे जा क्यों रहे हैं, उस पर निष्कर्ष उस पर चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा के ऊपर जागरूकता आनी चाहिए, रोजगार के ऊपर होनी चाहिए। वर्तमान सरकार ने कहा था सरकार बनते ही कि अब नक्सलियों से संवाद नहीं, नक्सली समाप्त होंगे, और आज ये समय बांध रहे हैं कि 3 साल में हम, अरे आप ही पास आप डबल इंजन की सरकार है, बस्तर को बचाने के लिए आपको तुरंत इसमें एक्शन लेनी चाहिए। वहां के मूल आदिवासी, जो वहां के सीधे साधे आदिवासियों को बचाने के लिए आपकी योजना होनी चाहिए, ना कि इसमें चर्चा होनी चाहिए। आपने स्वयं कहा था, आप अपनी वीडियो को निकाल के देख ली, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम साहू जी ने कहा था हम संवाद नहीं करने वाले, हम उनको जवाब देंगे। तो अब चर्चा की बात कहां से आ गई? आप जवाब दीजिए, बस्तर की रक्षा करिए,
वहां के विकास की ओर आगे बढ़िए। हम निसंदेह अब अपनी बातों को मैं विकास तभी होगा जहां शांति होगी। जी संजय देवांगन जी, जहां शांति होगी विकास वहीं होगा। अगर नक्सली उत्पात मचा रहे हैं तो उन पर एयर स्ट्राइक क्यों नहीं? जो हम पाकिस्तान में कर सकते हैं अपने भारत में क्यों नहीं? आप सहमत हैं या नहीं? जी बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है, इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये कार्यवाही कर सकते हैं और ये होनी चाहिए। मैं आपके प्रश्न से सहमत हूं, निसंदेह रूप में मैं इसके पक्ष में हूं। चलिए कौशल शरणवीर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हम आपके पास आना चाहते हैं और सवाल वही है, क्या पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक भारत में किया था वो एयर स्ट्राइक नक्सलियों पर छत्तीसगढ़ में करने में कोई दिक्कत सामने आ सकती है? कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है? कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं? अगर हो सकती है तो क्या, और नहीं हो सकती है तो ये हो क्यों नहीं सकता? देखिए निश्चित तौर पर देवेंद्र जी आपका सवाल बहुत ही जायज है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां छत्तीसगढ़ के बस्तर में हैं और इसको भी आप देखेंगे जो 29 जो नक्सली मारे गए उसको कहीं न कहीं सर्जिकल स्ट्राइक का ही नाम दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से और जो उनके जो अधिकारी उनकी ओर से। तो कहीं न कहीं ये जो एक सर्जिकल स्ट्राइक की जो बात है, निश्चित तौर पर जो बस्तर का जो इलाका है काफी डेंस फॉरेस्ट है, पहाड़ियां हैं, नदी है, जंगल है और वहां पर क्या है सिग्नल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप देखेंगे जब आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर नेटवर्क बहुत बड़ी समस्या है और यही नेटवर्क की समस्या है जो एयर स्ट्राइक की जो आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब एयर स्ट्राइक होगा तो उनके लिए प्रॉपर नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जंगल के इलाके में आप मेन रोड से यदि आप आधे किलोमीटर के अंदर घुसते हैं तो आपका जो मोबाइल का जो सिग्नल है या जो आप भी जो संसाधन लेके जाते हैं वो सिग्नल पूरी तरह से मतलब काम नहीं करता है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग वहां पर है कि सब वहां पर आप देखेंगे बीएसएनएल के बड़े बड़े टावर लगे, फिर भी जवान अपने घर परिवार में बात नहीं कर पाते क्योंकि सिग्नल नहीं आता। तो टावर में या पेड़ में चढ़ते हैं या फिर किसी ऐसे स्थान पर चढ़ते हैं जहां पर सिग्नल मिले। तो सबसे बड़ी समस्या वहां पर नेटवर्क की। निश्चित तौर पर आपका सवाल जायज है कि एयर स्ट्राइक क्यों नहीं किया जाता है, लेकिन वहां पर जो परिस्थितियां हैं वो इसकी इजाजत नहीं देती है। लेकिन जिस तरह से जवानों के पास यदि फीडबैक मिलता है कि यहाँ पर नक्सलियों का जमावड़ा है तो निश्चित तौर पर वहां पर घेर कर मारने की रणनीति पर अभी भी जवान काम कर रहे हैं। और जिस तरह शुरुआत हो चुकी है पहले 4 महीने के कार्यकाल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे प्रभावित इलाका माफ कीजिएगा कौशल शरणवीर जी, एक बात तो हम आपसे कहना ही चाहेंगे कि अगर जो एयर स्ट्राइक की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें हम मोबाइल और नेटवर्क के भरोसे नहीं कर सकते। अगर जो करते हैं तो सैटेलाइट के भरोसे करते हैं और सैटेलाइट अगर जो पुख्ता है तो ये किया जा सकता है, उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई मोबाइल लेकर के गया होगा और वहाँ पर जा कर के अपना नेटवर्क से बातचीत की होगी। तो जो भी हो, स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो भी रही हों, लेकिन इस तरह की बातें कुछ भी हो सारे विकास को अलग रख देना चाहिए। सारे चीज ठप कीजिए और सिर्फ एक लक्ष्य रखिए, नक्सलियों को नेस्तनाबूद कर देना है। बाद में विकास होता रहेगा। जब नक्सली खत्म हो जाएंगे तो विकास होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो नक्सली की समस्या है, लाल आतंक का गढ़ छत्तीसगढ़ का बस्तर, और इन नक्सलियों को खत्म करना सरकार के लिए चुनौती। आखिर ये चुनौती क्यों बातचीत करने के लिए तैयार रहती है? क्यों बयान देते हैं हमारे डिप्टी सीएम कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं? क्यों? अगर आपने हमारे एक बीजेपी के कार्यकर्ता या कांग्रेस के कार्यकर्ता या किसी एक नागरिक को नक्सलियों ने अगर मार गिराया है तो हम आपको समूल नष्ट क्यों ना कर दें? क्या यह भावना नहीं होनी चाहिए? अब देखना होगा कि क्या भावना सरकार की होती है और क्या विपक्ष उनका सहयोग करेगा। क्या राजनीति की रोटी इस पर नहीं सेकेगा? क्या आज भी राजनीति देखी जानी चाहिए?
तो अगर आज भी राजनीति देखेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि नक्सली के गोलियों का शिकार और निशाना आप भी हो सकते हैं। तो नेताजी, आप लोगों से निवेदन है कि इसे गंभीरता से लीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।